सुप्रभात। मैं रीता कुमारी, विभागाध्यक्ष संगीत विभाग, पार्वती साइंस कॉलेज, मधेपुरा। आज हम लोग पार्ट 1 BA पार्ट 1 सब्सिडरी के सिलेबस के अनुसार नाद को पढ़ेंगे। नाद, उसके प्रकार, उसकी विशेषताएं। सबसे पहले हम लोग नाद पढ़ते हैं। नाद है क्या? न, नकार, अर्थात नकार से प्राणवाचक। दकार, द से दकार, अर्थात अग्निवाचक, अर्थात प्राण और अग्नि के संयोग से, योग से जिस ध्वनि की उत्पत्ति हो उसे हम नाद कहते हैं। तो इसका, लेकिन अगर संगीत में इसको हम कहें तो संगीतोपयोगी ध्वनि नाद कहलाता है। तो ये नाद जो है उसके दो प्रकार हैं। पहला अनाहत नाद, दूसरा आहत नाद। पहला अनाहत नाद किसे कहेंगे? जो बिना संघर्ष के, बिना टकराहट के स्वतः उत्पन्न हो उसे हम अनाहत नाद कहते हैं। जैसे कि हमारे ऋषि मुनि प्राचीन काल में इसी नाद की उपासना करते थे। इससे उन लोगों को मुक्ति प्राप्त होता था। ये लेकिन मुक्तिदायक है, रक्तिदायक नहीं है। अगर इसका एग्जाम्पल हम लोग दें तो कान दोनों बंद कीजिए, स्वतः भाई भाई की आवाज़ आती है। हम लोग उस आवाज़ ध्वनि को समझ नहीं पाते हैं, सुन सकते हैं, समझ नहीं पा सकते हैं, इसी की उपासना लेकिन हमारे ऋषि मुनि करते थे वर्षों। तो लेकिन इसका संगीत से कोई संबंध नहीं है। तो आते हैं इसके बाद आहत नाद पर। आहत नाद किसे कहते हैं? जो दो वस्तुओं के टकराहट से, संघर्ष से या रगड़ से उत्पन्न हो उसे हम आहत नाद कहते हैं। जैसे कि इस कलम को देखिए, ये कॉपी, कलम मैंने इस पर गिराया, स्वतः ध्वनि उत्पन्न हुई। तो ये ध्वनि जो है, ये ध्वनि नाद है, लेकिन उसका संगीत से कोई संबंध नहीं, ये कोलाहल में आता है। संगीतोपयोगी नाद तभी होगा जब किसी ध्वनि निश्चित और नियमित आंदोलन संख्या वाली ध्वनि नाद कहलाता है। तो निश्चित और नियमित आंदोलन संख्या जब भी बनेगा तो स्वर हो जाएगा, तो उसका सीधा संगीत से उसका संबंध है। तो इसीलिए संगीतोपयोगी ध्वनि कौन होगा? निश्चित और नियमित आंदोलन संख्या वाली ध्वनि क्या कहलाएगा? नाद कहलाएगा। तो ये नाद, इन नाद की 3 विशेषताएं या गुण है। 3 विशेषताएं या गुण है, गुण या विशेषताएं। पहला, नाद का छोटा बड़ापन। दूसरा, नाद की ऊंचाई नीचाई। तीसरा, नाद की जाति या गुण। ठीक है, पहला आया नाद का छोटा बड़ापन। नाद का छोटा बड़ापन, जैसे एक स्वर हमने सा लिया, सा को हम धीरे से भी पुकार सकते हैं। जैसे कि कहा सा, तो मैंने सुना। अगर इसी सा तो 10 लोगों ने सुना। इसी सा को अगर हम लोग हॉर्न लगा के पूरे मधेपुरा में लगा दें तो वो सारे मधेपुरा को लोग सुनेगा, लेकिन सुनेगा सा स्वर को ही। मैंने रे नहीं कहा, सा को ही सुनेगा। तो धीरे से पुकारा हुआ नाद छोटा नाद, और जोर से पुकारा हुआ नाद बड़ा नाद कहलाता है। दूसरा, नाद की ऊंचाई तथा नीचाई। जैसे कि हम लोग जानते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, तो क्रमशः सा से रे से गा से मा, ग से मा से पा, क्रमशः ऊंचा स्वर होते जाता है, जो कि सुन करके हम लोग समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि सा से क्रमशः रे गा मा पा धा नी ऊंचा है। यह होता क्यों है? आंदोलन संख्या के चलते। आंदोलन संख्या के चलते, जैसे कि सा स्वर का माना गया है
कि 240 आंदोलन संख्या होता है। अगर सास्वर का 240 आंदोलन संख्या हम मानते हैं अगर 240, तो इसका अर्थ है कोई भी यंत्र, कोई भी कंठ पिटक अगर 240 बार उतनी देर में कंपित होगा तभी हम सास्वर सुन सकते हैं। निश्चित और नियमित में ना हमें कंटिन्यू, उसका माप भी 240 होना चाहिए, तभी हम लोग सास्वर सुनेंगे। और इसके बाद क्रमशः रे से रे गा मा पा धा नी, ऐसा अगर ये मंत्र का सा है तो तार के सा से निश्चित हम लोग तार का सा तभी सुनेंगे जब 480 बार कंपित होगा। तो आंदोलन संख्या बड़ा मैटर है इसमें कि आंदोलन संख्या आंदोलित कैसे होता है। जैसे कि हम लोग एक दोलक देखे हैं तो एक सेकेंड में, प्रति सेकेंड वो दोलक एक अपने स्थान से एक और जाके दूसरी ओर लौटता है, उसको एक आंदोलन कहते हैं। इसी प्रकार से 1 2 3 4 क्रमशः होते होते 240 बार अगर ये हमारा कंपिटक या किसी तार में तार कंपित होगा तो हम लोग एक आंदोलन से 240 बार अगर वो आंदोलित होगा तो सास्वर सुनेंगे, 480 बार तो वो तार सप्तक का सा सुनेंगे। तो अगर आंदोलन संख्या बढ़ने से नाद ऊंचा, घटने से नाद नीचा होता है, लेकिन ध्वनि का वेवलेंथ बढ़ने से नाद नीचा और घटने से नाद ऊंचा हो जाता है। इसका साफ विपरीत होता है। अब हम लोग आते हैं नाद की जाति या गुण। नाद की जाति या गुण से पता चलता है कि हमने जो आवाज़ सुनी है वो किसी वाद्य यंत्र की है, किसी मनुष्य की है, किसी स्पेशल मनुष्य की है। जैसे कि लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी हम लोगों ने बहुत सारा सुना है, कि बड़े गुलाम अली का, कि किसी ऐसे ही जिसने जिसको सुना है हम लोग बिना देखे ही समझ जाते हैं कि वो फलाने गा रहे हैं। कैसे समझ जाते हैं? क्योंकि जितने भी स्वर को कहा जाता है टोन तो एक ही सबका होता है, सारे गा मा पा धा नी, लेकिन हमारी बनावट जो है, चाहे कंठ से लेकर के होठों तक, कंठ पिटक, जिह्वा, दांत, तालू, इसके बाद होंठ, सबकी बनावट अलग होती है, अपना अपना सबका बनावट होता है। इस टोन से प्रत्येक मनुष्य में ये टोन जो है सबको टकराते हुए होंठ तक आता है, तो उपस्वर उत्पन्न होते हैं, ओवर टोन। उपस्वर को कहते हैं ओवर टोन। ये उपस्वर टोन का जो ओवर टोन उत्पन्न होता है अपनी बनावट के अनुसार, तो उसी की तारतम्यता, तीव्रता के तारतम्यता से स्वरों, ये जो है नाद की जाति या गुण का निर्धारण होता है। तो बनावट इसमें बड़ा फैक्टर होता है, बनावट ही इसके लिए उत्तरदायी होता है। तो प्रत्येक स्वरों के ओवर टोन, माने प्रत्येक टोन के ओवर टोन की तीव्रता के तारतम्यता से किसी भी नाद की जाति या गुण का निर्धारण होता है। तो इसके बाद हम लोग इसको यहीं ख़त्म करते हैं। अब धन्यवाद।